Welcome back to my channel, that is Learn with Guruji. So up to here we have done class 9th, class 10th chapter, that is the rise of nationalism in Europe. और आपको पता है कि हमने जो है वो जो पीछे वीडियो डाली थी उसमें हमने क्लास 10th के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है, दैट इज नोन एज अ निर्णय. निर्णय मीन्स डिसीजन. Decision means for what? Decision for taking marks above 90 in social science in class 10th. Now we have 2 live sessions for class 10th. The day fixed for the live sessions are the Thursday and Sunday. अप्रॉक्सीमेटली यही आपका डेज फिक्स हुए हैं. हो सकता है कभी कोई इमरजेंसी पड़े या कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके जो है वो इन लाइव सेशंस में एक आध दिन का डिले हो सकता है. अदरवाइज आपके लिए यही 2 लाइव सेशन जो है वो आपके लिए डिसाइडेड किए गए हैं. सो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स. क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इन लाइव सेशंस को जो है वो पूरा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं. दे हैव टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गुड मार्क्स. By don't wasting the time, I am coming back to class 9th topic. ये हिस्ट्री का आपका टॉपिक है, that is French Revolution. French is for France. That is for France. हम बात शुरू करेंगे फ्रांस की रेवोल्यूशन से, क्योंकि ये जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेवोल्यूशन जो है वो मानी जाती है टू बिकम ए नेशन स्टेट. और हमने ये देखा था कि किस तरह से नेपोलियन के बाद, नेपोलियन जब वॉर में हार गया था, वाटरलू के युद्ध में हारा, तो उसके बाद जो थी वो आपकी जो थी वो फ्रांस एक नेशन स्टेट जो था वो बन गया था. बट नेशन स्टेट बनने की जो उसकी हिस्ट्री है वो कोई एक दिन में रेवोल्यूशन नहीं हुई और वो एक दिन में नेशन स्टेट नहीं बन गया. It became a nation state, a number of series of events, a series of process जो है वो आपके हुए. उसके बाद आपका जो था फ्रांस जो था वो एक नेशन स्टेट जो था वो बना था. और हम जो है वो उन्हीं इवेंट्स के बारे में, वो प्रोसेसेस कौन कौन से थ्रू थे जिसके थ्रू जो फ्रांस था वो आपका एक नेशन स्टेट बना था, वो हम क्लास 9 का जो आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें हम जो है वो करेंगे. ठीक है जी. आपकी जो बुक है उसमें एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी बुक में जो आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है वो एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट है. और इस चैप्टर को एज अ स्टोरी आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो होने वाला है. रेवोल्यूशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, इस बार भी टॉपिक शुरू करने से पहले रेवोल्यूशन का मतलब बता देता हूं मैं आपको. रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति. तो यहाँ जो है वो हम फ्रेंच क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रीवियस कंडीशंस क्या थी, किस तरह से फ्रेंच में जो थी वो आपकी क्रांति शुरू हुई, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, क्या जो था कि कौन कौन से प्रोसेसेस थे उसमें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, वो सारे के सारे हम जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे. तो पहली जो स्टोरी है आपकी एनसीईआरटी बुक की, वहीं से शुरू कर रहा हूं. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789. मैंने पहले कहा है डेट, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द डेट्स. हिस्ट्री जो है वो डेट्स के लिए नहीं होती है. तो मैं डेट जरूर बोल रहा हूं लेकिन आपको डेट्स रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. ऑन 14 जुलाई 1789 ये आपकी डेट है. इस डेट को आपने याद रखना है, 14 जुलाई 1789. अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, इससे पहले कि मैं टॉपिक पे चलूं मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं.
हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में डेट लिखने के दो मेथड्स हैं। डेट लिखने के कौन कौन से मेथड है? इंडियन जो मेथड है, ठीक है, पता होना चाहिए इस बात का भी। इंडियन जो मेथड है वो आता है आपका DD, MM और YYY। ये है आपका डेट, ये है आपका मंथ और ये है आपका ईयर। ये इंडियन मेथड है आपके डेट लिखने का। फॉरेन में जो मेथड यूज किया जाता है वो कौन सा मेथड यूज किया जाता है? फॉरेन में जो मेथड यूज किया जाता है वो है आपका मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। ये आपका जो है वो उस तरह से वहां पे डेट जो है वो चलती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। हम इंडिया में जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो पहले डेट फिर मंथ और उसके बाद ईयर करेंगे, इसलिए डेट लिखी गई 14 जुलाई 1789। द सिटी ऑफ पेरिस, कौन सी सिटी की बात कर रहा है? पेरिस की, ठीक है। पेरिस कहां पे है? पेरिस जो है वो फ्रांस में है। अ सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस कहां पे है? पेरिस जो है वो आपका फ्रांस में है। और जितनी इंपॉर्टेंट इंडिया में हमारी मुंबई सिटी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी फ्रांस जो उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी पेरिस सिटी है फ्रांस में। वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, स्टेट ऑफ अलार्म। अलार्म मतलब अलार्म नहीं बज गया था घड़ी का वहां पे। अलार्म मतलब कि लोग जो थे वो बहुत डरे सहमे थे। लोग जो थे वो आपके जो था, लोगों को इस बात का डर था कि कुछ ना कुछ जो है वो होने वाला है। The king has commanded troops to move into the city। क्या किया था? फ्रांस के जो किंग थे, ठीक है, उन्होंने वहां फ्रांस के जो किंग थे उसने अपनी आर्मी को क्या ऑर्डर दिया? आर्मी को ऑर्डर दिया कि टू मूव टू द सिटी। कौन सी सिटी? किस सिटी की बात कर रहा है? पेरिस सिटी की बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग ऑफ पेरिस। फ्रांस के किंग ने आर्मी को ऑर्डर दिया कि पेरिस सिटी की ओर मूव करो। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens। अब क्या रूमर्स थे? रूमर्स क्या थे? रूमर्स किसको बोलते हैं? अफवाहों को। रूमर्स बोलते हैं अफवाहों को। क्या अफवाहें थी? अफवाहें ये थी कि ये जो आर्मी है, दिस आर्मी, किंग जो है वो आर्मी को क्या ऑर्डर देगा? टू ओपन फायर ऑन सिटीजन्स। जो पेरिस के सिटीजन्स हैं, पेरिस के जो नागरिक हैं, पेरिस के जो लोग हैं, उनके ऊपर फायर करने के ऑर्डर जो है वो किंग दे सकता है। इस तरह के रूमर जो थे वो आपकी सिटी में, पेरिस सिटी में फैले हुए थे। Some 700,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia। ठीक है जी। अब 7,000 लोग, 7,000 people gathered at town hall, ठीक है। जैसे इंडिया का गेटवे ऑफ इंडिया है दिल्ली में, मुंबई में, वैसे ही यहाँ पे एक जगह थी टाउन हॉल। वहां पे 7,000 के तकरीबन लोग जो थे, 7,000 पीपल गैदर्ड देयर। और व्हाट दे फॉर्म्ड पीपल मिलिशिया, MILITIA। अब ये जो वर्ड है ये आप लोगों के लिए नया है, ठीक है। क्या होता है मिलिशिया? मिलिशिया का मीनिंग होता है कि पीपल्स आर्मी। पीपल्स आर्मी मतलब लोगों की आर्मी। ये आपके प्रोफेशनल आर्मी से अलग होते हैं। इनकी जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो जो आपके प्रोफेशनल जो सोल्जर्स, प्रोफेशनल जो आर्मी होती है उस तरह की ट्रेनिंग इनकी नहीं होती। इनकी जो है प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती है, ये आपकी लोगों की आर्मी होती है। दे हैव
trained like an army, but they are the army of the people of that city or a country. Look into a number of government buildings in search of arms. अब इस पीपल मिलिशिया ने क्या किया? जो लोगों की जो आर्मी थी उसने क्या किया? They have a training like military, but they are not a professional soldiers. ठीक है, पता लग गया मिलिशिया का. तो they broke into the number of government buildings. उन्होंने बहुत सारी government buildings की क्या ली? तलाशी ली. They searched for the various government buildings. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की जो थी वो उन्होंने तलाशी लेनी शुरू कर दी. किस लिए तलाशी ली? इन सर्च ऑफ, किस चीज के? इन सर्च ऑफ आर्म्स. कि राजा ने, किंग जो था उसने जो थी जो आर्म्स एंड एम्युनिशन था, जो अस्त्र और शस्त्र थे वो कहां छुपाए थे. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. अब क्या हुआ? इसके बाद few hundred people, कुछ सौ लोग जो थे, कुछ सौ मतलब some hundred peoples, few hundred peoples मतलब 200, 400, 500, 200, 2000, 200 या 400 या 500 या 700, इतने सारे लोग जो थे, they marched towards the eastern side of the city. Suppose this is a Paris city, तो ये आ गया आपका नॉर्थ, ये आ गया आपका साउथ, ये आ गया आपका ईस्ट और ये आ गया आपका वेस्ट. तो these people march towards this side of the city. इस साइड पे इन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया. मतलब मार्च करना मतलब they are not moving in like a army. They are not doing the parade. They moved towards the eastern side of the city and stormed the Forties prison. और इन्होंने क्या किया? यहां पे एक प्रिजन था. क्या था? प्रिजन. प्रिजन बोलते हैं जेल को. कैसा प्रिजन था? फोर्टीज प्रिजन था. फोर्टीज मतलब महल, एक जो है वो किले नुमा. किले सुने होंगे आपने, फोर्ट्स सुने होंगे आपने. फोर्ट्स लाइक प्रिजन था, मतलब उसकी सिक्योरिटी जो थी वो बहुत टाइट थी. तो उसकी तरफ को मार्च करना शुरू कर दिया. और इस प्रिजन का नाम था, द नेम ऑफ दिस प्रिजन इज बेस्लीज. क्या नाम था इस प्रिजन का? बेस्लीज. बेस्लीज नाम था इसका. ठीक है, द प्रिजन इज नोन एज द बेस्लीज, वेयर दे होप टू फाइंड फोर्डेड एम्युनिशन. जहां इन लोगों को लगता था, किसको? ये जो पीपल मिलिशिया थी, इनको लगता था कि राजा ने अपने अस्त्र और शस्त्र, अपना आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है वो वहां छुपाया होगा. उस तरफ को मूव करना शुरू कर दिया. वहां पे जो मिलिट्री कमांडर था, ठीक है, वहां पे जो किंग की आर्मी थी, तो दो पार्टी जो थी वो बन गई. एक तरफ को कौन थी? किंग आर्मी थी. एक तरफ को कौन थी? किंग की आर्मी थी. दूसरी तरफ को कौन थे? पीपल मिलिशिया. ठीक है, दूसरी तरफ को कौन थे? पीपल मिलिशिया. इन दोनों के बीच में यहां पर जो था वो वॉर हुआ, युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में. और उस वॉर में, इन दिस वॉर, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ. और वॉर के बीच में जो था, वॉर के दौरान जो कमांडर था, मिलिट्री कमांडर था, इसका किंग की आर्मी का जो मिलिट्री कमांडर था वो मारा गया. he was dead in this war. ठीक है, तो वो जो झड़प हुई उसमें जो मिलिट्री कमांडर था वो मारा गया. And the prisoners were released, though there were only 7 of them. अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि उन्होंने, जो ये पीपल मिलिशिया थी, उन्होंने यहाँ पर बेस्लीज की जो प्रिजन थी, ठीक है, याद रखिएगा नाम ये, बेस्लीज की जो प्रिजन थी, उनमें उसके प्रिजनर्स को जो था वो रिलीज कर दिया. उनको रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया. अब यहां पर टोटल प्रिजनर्स कितने थे? दे हैव ओनली 7 प्रिजनर्स. 7 ही प्रिजनर्स थे यहां पर जिनको रिलीज कर दिया गया. Yet the Basilisk was hated by all because it stood for the despotic power of the king.
हालांकि यहाँ पे 7 ही प्रिजनर्स थे, लेकिन क्या हुआ, दिस जेल, दिस prison was hated by all the people of the Paris. क्यों हेट करते थे इस प्रिजन को? क्योंकि दिस प्रिजन रिप्रेजेंट्स द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. अब डेस्पोटिक पावर क्या होती है? डेस्पोटिक पावर मीन्स निरंकुश, इसको बोलते हैं निरंकुश. एक ऐसा किंग जिसके ऊपर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं होता, जिसके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जो किसी भी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करता, दैट इज नोन एज डेस्पोटिक. तो फ्रांस का जो किंग था वो बहुत ज्यादा डेस्पोटिक था, और इस डेस्पोटिक होने की वजह से कि वो जो प्रिजन था वो इस डेस्पोटिक किंग की जो थी वो एक तरह से निशानी थी, इसलिए उन्होंने वहां से प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया. The fortress was demolished and its stone fragmented were sold in the market. The fortress was demolished. अब ये जो किलेनुमा जेल था, ठीक है, ये जो आपका किलेनुमा या फोर्ट टाइप जो आपका जेल था, इसको डिमोलिश कर दिया गया, इसको गिरा दिया गया, और पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़े करके जो था वो मार्केट में सेल आउट जो था वो कर दिया गया, मार्केट में बेच दिया गया. टू ऑल दोज हु विश टू कीप सुवीनियर ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन. उन लोगों को, किसको बेचा गया मार्केट में? उन लोगों को जो इस जेल की निशानी जो थी वो अपने पास रखना चाहते थे. एक और वर्ड आया है आपका सुवियर, SOUEVIER, सुविनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. सुविनियर का मीनिंग होता है चिन्ह, निशानी भी बोल सकते हैं आप. जो लोग इस फोर्ट की निशानी अपने पास रखना चाहते थे उनको उसके पत्थर के टुकड़े जो थे वो बेच दिए गए. The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. अब इसके बाद ये तो एक आपकी जो था वो इवेंट हो गया जो आपका 14 जुलाई 1789 को हुआ था. इसके बाद भी जो थे वो पीपल मिलिशिया और किंग की आर्मी के बीच में पेरिस में और उस कंट्री साइड पे, कंट्री साइड किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्री साइड? यस, बोलिए, बताइए, हरी आप. कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया या आपका रूरल एरिया. किसको बोलते हैं? विलेज एरिया या रूरल एरिया. तो पीपल मिलिशिया और किंग की आर्मी के बीच में इसके बाद भी बहुत सारी जगहों पर रॉयट्स जो थे, रॉयट्स बोलते हैं किसको? RIOTS, रॉयट्स बोलते हैं दंगा. दंगा जो थे वो होते रहे या आपके झगड़े जो थे वो उनके बीच में होते रहे. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये लोग आखिर लड़ क्यों रहे थे? चाहते क्या थे ये लोग? किंग से क्या चाहते थे? क्या चाहते थे किंग से? क्या करना चाहते थे ये लोग? क्या वहां पे अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे? ये जो पीपल मिलिशिया थी ये क्या करना चाहती थी वहां पे? ये लोग जो थे दे आर नॉट फाइटिंग फॉर एनी इंडिपेंडेंस. ये किसी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे, ये कोई रिवोल्ट नहीं कर रहे थे. दे आर fighting, they are against the king because of the high price, because of the high price of the, because they were fighting for the high price of the bread. High price of bread. अब ब्रेड का मतलब क्या है? यहाँ पे
ब्रेड का मतलब वो नहीं जो सुबह आप जैम के साथ या बटर लगा के खाते हो, वो ब्रेड नहीं। ब्रेड मतलब यहां पे रोटी है। ब्रेड इज यूज्ड फॉर अ लूफ ऑफ अ चपाती और रोटी। ठीक है जी, चपाती या रोटी के लिए यूज किया गया। मतलब उस टाइम पर एक ब्रेड जो है वो सिंबल है फॉर द फूड, फूड के लिए सिंबल है। तो प्राइस जो थे वो फूड के बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक बैक अपॉन दिस टाइम they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king of France। इसके बाद जब हिस्टोरियंस बोलते हैं, हिस्टोरियंस किसको बोलते हैं? हिस्टोरियंस बोलते हैं इतिहासकारों को। इतिहासकारों को ने जब इसकी स्टडी की, जब जो इतिहासकार थे, जो इतिहास की जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, दोज आर नोन एज हिस्टोरियंस, जब उन्होंने इसकी स्टडी की तो उन्होंने इस इवेंट को कैसे डिस्क्राइब किया? उन्होंने इस इवेंट को डिस्क्राइब किया एज एन इवेंट, एज अ चेन ऑफ इवेंट। मतलब पूरी की पूरी चेन थी ये। जैसे चेन में आपकी एक के साथ दूसरा मोती जो होता है वो किस तरह से बंधा हुआ होता है, उसी तरह से चेन ऑफ इवेंट थी। जब तक, कब तक चलती रही? When the king was not executed, जब तक कि किंग को एग्जीक्यूट नहीं कर दिया गया। Now do you mean by execute करना? execute मतलब उसको फांसी पर लटका नहीं दिया गया। तब तक ये चेन ऑफ, इतिहासकारों ने उसको, इस घटना, इन सभी इवेंट्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया है। Though most people at the time did not anticipate this outcome, लेकिन उस टाइम के जो लोग हैं 1789 के, अब तो नहीं होंगे, उस टाइम के जो लोग थे वो इन इवेंट्स को जो था वो इस तरह से नहीं मानते थे। ठीक है जी, with this I am stopping here, but very soon you will get the another video of this topic